जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से भारत को कराई है वापसी, वो है बात दर्शनीय। क्योंकि जब 150 पे हो गया आउट भारत, तो ऐसा लगा था कि बस इट्स ओवर एंड आउट, लेकिन ओवर एंड आउट नहीं है। जसप्रीत बुमराह, द बूम बूम बुमराह, जस्सी जैसा कोई नहीं। कप्तान भी आप इनको कह सकते हैं, 24 कैरेट खरा सोना है। 150 कुल बनाए थे भारतीय टीम ने, लेकिन 67 पे 7 कर दिए जसप्रीत बुमराह की भारतीय गेंदबाजी। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है कि क्रेडिट टू कप्तान बुमराह फॉर इंडिया टर्न अराउंड। दिस इज अ ह्यूज वन, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, कहाँ थे हम, वे वर वी। अगर आप मैच खोलते हैं, आप वो देखते हैं, पिच देखते हैं, टॉस देखते हैं, आपको लगता है शायद पहले बॉलिंग हो सकती है, और कप्तान बुमराह कहते हैं नहीं हम बैटिंग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ खेल चुके हैं पहले। एंड टू बी फेयर, वो बैटिंग में रन्स बनते थे यहाँ पे, वही एक फॉर्मूला था सक्सेसफुल होने का, पर आउट हो जाती है टीम, 150 पे सिमट जाती है टीम। उस पर बाद में भी और चर्चा करेंगे, पर फिर अब 150 पे जब आउट होता है, उसके बाद मैच में वापस आने का सिर्फ एक ही तरीका है, वन एंड ओनली वे टू गेट बैक इनटू द मैच इज टू टेक अर्ली विकेट्स। फट करके अगर आपने विकेट शुरू में गिराई, आपने सामने वाली टीम को बैकफुट पे धकेला, तो इसका मतलब आप मैच में वापस आ सकते हैं, और वो काम किया जसप्रीत बुमराह ने। इनफैक्ट, ओके, लेट मी जस्ट से दिस, जसप्रीत बुमराह इज द रोल्स रॉयस ऑफ फास्ट बॉलिंग यार। मतलब अलग लेवल पे गेंदबाजी करता है बंदा। जब गेंदबाजी कर रहे थे, एक तो इनकी रिस्ट इतनी अच्छी है, उसके बाद स्पीड बहुत तेज है, हवा में भी है, पड़ने के बाद भी है, एंड देन द लाइंस, जिस लाइन और लेंथ पे वो गेंदबाजी करते हैं, जहां जाके वो गेंदें गिरती हैं, दे आर एब्सोल्युटली इमैक्युलेट। आई मीन इमैक्युलेट इज द वर्ड जो मेरे जहन में आता है। तो जसप्रीत बुमराह का को ये क्रेडिट देना पड़ेगा हमें। अभी 4 लिए, हो सकते हैं 5 या 6 के साथ समाप्त करें। जिस तरीके से अपना इस्तेमाल किया, जिस तरीके से वो डीआरएस का इस्तेमाल किया, ऑन हैट्रिक थे, पर तीसरी बॉल पर उन्होंने कहा नहीं टेक इट इजी। एक कैच भी उनकी गेंद पर छूटता है, पर 10 ओवर में अगर आप 17 रन देते हैं, आप 4 विकेट चटकाते हैं, आप कप्तान वाला काम करते हैं। और कप्तान क्या कहता है? कप्तान जब चलता है सीना तान, तो कहता है कि डोंट डू एज आई से, डू एज आई डू। तो फिर ये तो करके बता रहा है, ये लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, लीडिंग बाय एग्जांपल है। वेल डन जसप्रीत बूम बूम बुमराह, बिकॉज़ जस्सी जैसा कोई है ही नहीं बॉस, ना कोई नहीं है। Now we actually move to the second topic. केएल राहुल आउट थे या नहीं थे? I mean that is a big one. कि क्या केएल राहुल आउट थे? क्योंकि ये टॉकिंग पॉइंट बना बहुत बड़ा। इसके ऊपर I made a small reel as well. जब आउट उनको करार दिया गया, तो सामने से अपील होती है, थोड़ा सा बड़ा अच्छा खेल रहा था एक्चुअली केएल राहुल। इनफैक्ट मैं तो मन में ये भी सोच रहा था, कर लो इनको और ट्रोल, इनको आप समझते हो कि ये खोटा सिक्का है, ये खोटा सिक्का है, इनसे कुछ ना हो पाएगा, पर काम कर रहे हैं ना। He is the one who was actually batting. In fact, ऊपर नीचे आप इनको इतनी बार धकेलते रहते हैं, but he is the guy who actually was looking the best. पर जब बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, एक गेंद पे बीट होते हैं, अंपायर इनको आउट दे देते हैं। Now just think, ना आउट नहीं देते हैं, सॉरी, कप्तान अंपायर इनको आउट नहीं देते हैं। That is the critical point. जब आप अंपायर ने डिसीजन दिया नॉट आउट का, पैट कमिंस करते हैं, मेरे को चाहिए डीआरएस का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, कर लीजिए जनाब। अब इसमें क्या है, जब उनको विजुअल जब दिए गए, तो उनको ये विजुअल दिए गए पीछे से। अब ये पीछे से आप देख रहे हैं, वो पॉइंट से कोई आपको विजुअल नहीं मिला, आपको बॉलिंग एंड से कोई विजुअल नहीं मिला, आपको सिर्फ कीपर के एंड से विजुअल मिला है, और उसके समय पे ऐसा दिखा दिया भैया। ये भी बाद में जो पैड का जो आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये तो हम लोगों ने मेहनत करके बनाया भैया, या फिर स्टार स्पोर्ट्स ने अपना घर पे दिखाया, लेकिन ये फॉक्स ने नहीं दिखाया, ये 7 ने नहीं दिखाया। ये जो था, ये थर्ड अंपायर को दिया ही नहीं गया था। थर्ड अंपायर को जो विजुअल दिए थे, उसमें दिया था एक स्क्वायर लेग अंपायर से, एक का कीपर की तरफ से, एंड बोथ आर रॉन्ग यार, और बोथ आर रॉन्ग फॉर मल्टीपल काउंट्स। क्योंकि बैट पैड पे लगा है, ये बात कंफर्म्ड है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप अल्ट्रा एज को ना थोड़ी लंबी देर तक चलने देते हैं, जस्ट अलाउ दिस टू ब्रीथ। तो अगर वो 2 स्पाइक आते, एक पहले बैट का आता और एक आता पैड का, आप कहते वेल डन यार, वेरी गुड डिसीजन। 2 स्पाइक है, यानी कि पहले बैट पे लगी है, फिर बैट पैड पे लगा है, वी गॉट द 2 स्पाइक्स। स्पाइक यहाँ पे एक ही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट से दिखाना इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर पॉइंट से आप देखेंगे ना, तो बहुत बार वो बॉल की शैडो जो है बैट के एज पे दिख जाती है, एंड दैट्स अ ह्यूज गिव अवे। अगर आपने बैट के ऊपर बॉल की शैडो देखी, इसका मतलब बॉल बैट से टच नहीं हुई है। जब दूर रहेगी तभी शैडो आएगी, जब वो टच कर गई तो दैट्स इट, इट्स ओवर। तो शैडो देखने का मौका नहीं मिला। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप सामने से जरूर विजुअल लेते हैं कि किस समय पैड पे लगी है, वो बैट पैड पे लगा और बॉल कब पास हो रही है। दोज विजुअल्स आर नॉट अवेलेबल। मैं फिर कह रहा हूँ यार, तुम्हारे पास सामने के विजुअल्स नहीं है, तुम्हारे पास हॉट स्पॉट नहीं है, तुम्हारे पास पॉइंट तक का विजुअल नहीं है। तो फिर थर्ड अंपायर ऐसा क्या देखा भाई आपने, जिसको आपने कहा कि मेरे पास इतना एविडेंस है दैट आई एम गोइंग टू ओवरटर्न द डिसीजन ऑफ द ऑन फील्ड अंपायर। हाउ कैन यू डू दैट? आई मीन
दिस इज रिडिक्युलस। आई मीन जितना इसकी चर्चा हुई है, और बिल्कुल सही हुई है मेरे विचार में, दैट वाज अ वेरी वेरी ऑर्डिनरी अंपायरिंग डिसीजन। और थर्ड अंपायर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, पहले भी देख चुका हूं कि ये थर्ड अंपायर के पास जाते हैं और थर्ड अंपायर के पास या तो जल्दबाजी में रहते हैं कि फटाफट करके ना हम डिसीजन दे देते हैं अगर वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जा रहा हो तो। और कई बार तो टाइम लेके भी गलत ही डिसीजन देते हैं। मुझे वो सैमंड्स वाला स्टंपिंग आज भी याद है, कुंबले साहब की गेंद पे था, आई थिंक धोनी ने बड़े अच्छे से स्टंप किया था और थर्ड अंपायर ने देखा, 5 बार देखा, सब कह रहे हैं, कमेंटेटर कह रहे हैं ये तो आउट है, आउट आउट है। अंपायर ने कहा नॉट आउट है। दिस इज वेरी ओल्ड ऑस्ट्रेलिया वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मेरे विचार में केएल राहुल एब्सोल्युटली नॉट आउट थे। आई एम कन्विंस्ड। आर यू? अब जरा बात हम करने वाले हैं कि भाई जो और दो डेब्यूज हुए हैं, 2 डेब्यूज, जिसमें से एक तो चमचमाता हुआ डेब्यू हमने देख ही लिया, क्योंकि भारतीय टीम जब ये डिसीजन होता है कि ये हम 11 खिलाने वाले हैं, तो ये सवाल आता है कि इज इट द राइट वे टू अप्रोच अ न्यू सीरीज। अब आइडियल क्या है? सी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपकी क्रिकेट कैलेंडर की आईसीसी के WTC चैंपियनशिप की साइकिल की सबसे इंपॉर्टेंट अगर वो आपकी वो श्रृंखला है, तो उसके लिए आप तैयारी क्या करते हैं? आप जो उससे पहले की जो श्रृंखलाएं होती है ना, उसमें अपने प्लेयर्स को तैयार करते हैं, उसमें आप कंडीशन थोड़ी सी ऐसी खेलते हैं जिनपे आपको वो सिमिलर चुनौती मिल सके। सी हमने पिच तो बनाई थी बांग्लादेश के सामने ग्रीन टॉप, लेकिन जब बुमराह चले गए, जब नहीं थे मुंबई में उपलब्ध, तो हर्षित राणा वो खिला लेते यार, क्योंकि हर्षित राणा को आपने खिलाना है। सी पहली बात तो ये कि आप उनको पहले टेस्ट का डेब्यू यहाँ करा लो, उसके बाद वो नहीं करवा पा रहे हो तो फिर आप उनको कम से कम इंडिया आए तो खेलने दो। आपने उनको वो भी नहीं खेलने दिया, तो दिस इज अ वेरी डिफरेंट केटल ऑफ फिश। सो आइडियल प्रिपरेशन तो नहीं है मेरे हिसाब से एज फार एज हर्षित राणा इज कंसर्न, कि क्या इनको इससे बेहतर हैंडल किया जा सकता था। मैं तो कहूंगा 100% किया जा सकता था, क्योंकि इंडिया में डेब्यू करा लेते, क्या ही फर्क पड़ रहा था। और अगर नहीं कराया तो आकाशदीप को ये वाला मैच खिला लेते। सो दैट इज पॉइंट 1। और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ भी एक्चुअली आपके पास वंस अगेन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मौके थे। बांग्लादेश के सामने भी आप करा सकते थे, नहीं कराया कोई बात नहीं, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने भी आप ये करा सकते थे कि चल यार नीतीश कुमार रेड्डी तेरा डेब्यू करा देते हैं हम, पर वो भी हमने नहीं कराया। तो आइडियल तो नहीं है। सी बहुत अच्छा किया नीतीश कुमार रेड्डी ने, उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो मतलब दोनों हाथ से थम्स अप है। और आई रियली होप दैट ही हैज अ इवन ग्रेटर टेस्ट मैच। ऑलरेडी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ट्रेविस हेड को ऑलरेडी हर्षित राणा आउट कर चुके हैं, पर जब आप किसी खिलाड़ी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इट इज नॉट आइडियल कि आप उनका डेब्यू जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जैसी श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच पे करा देते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि भाई क्या ये सही है या फिर ये गलत है। विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट, आई मीन इज दैट राइट और रॉन्ग? आई मीन दिस इज अ बिग क्वेश्चन, राइट? ये आपके जहन में भी आया होगा कि गलत है या सही है। भारत ने कर तो लिया, मैं तो कहूंगा सही है। और मैं सही क्यों कह रहा हूँ? हालांकि वसीम भाई का ये मानना था कि ये विन द टॉस बोल फर्स्ट पिच है, और पैट कमिंस का ये मानना था कि मुझे पता ही नहीं है। See, I'm confused. I'm happy to lose the toss. Sometimes there are good tosses to lose. तो मैं lose कर गया, ठीक है। पर बैटिंग करना जरूरी क्यों है? क्योंकि 4 टेस्ट मैचेस का सैंपल साइज है इस मैदान का। चारों बार जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है वो टीम जीती है। इट हैपेंड टू बी ऑस्ट्रेलिया। ऑफ कोर्स उन्होंने जब पहले बैटिंग की उन्होंने 300 सुपर रन्स भी बनाए हैं। दिस इज द लोएस्ट टोटल बैटिंग फर्स्ट, जो 150 पे हम ऑल आउट हो गए। पर थोड़ी सी चुनौती तो मिलेगी यार। ये पिच जो है बाद में जब चौथे दिन तक अगर पहुंचती है, अनफॉर्चुनेटली चौथे दिन तक मैच नहीं पहुंचेगा, पर ये बात आपको मैच से पहले नहीं पता। मैच से पहले आपको सिर्फ ये पता है कि अगर ये चौथे दिन तक ये पिच पहुंचती है तो क्या होगा। तो इसका अर्थ ये होगा कि ये खुलने लग जाएगी, इसमें क्रैक्स खुलेंगे, इसमें अप एंड डाउन बाउंस होगा, ये थोड़ी सी डेंजरस बन जाएगी खेलने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो वी डोंट वांट टू बी द टीम विद द बैट ऑन डे 4। मतलब हमारे हाथ में बैट नहीं होना चाहिए, बॉल होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले बैटिंग करनी पड़ेगी। पर हम क्या वो बैटिंग अच्छी कर पा रहे हैं? हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आई विल टेल यू वन मोर थिंग एक्चुअली, कि जब चुनौती भरी पिचेस मिली हैं हमें, या फिर हमें कुछ मतलब एक्सटर्नल चुनौती मिली है कि हम मैच में फंसे हुए हैं, हमारा ओनली रिस्पॉन्स दीज डेज इज कि हम जाते हैं और छक्के मारना शुरू करते हैं। भाई टपाटप टपाटप लपे मारो यार। अब लपे मारने की तो पहली इनिंग्स में आप ये कर नहीं सकते हो। तो इसी वजह से हम पहली इनिंग्स में जब वो कर नहीं पाते, क्योंकि उतना कन्विक्शन नहीं है, मतलब ऐसे मारेंगे आउट हो जाएंगे तो दुख होगा बहुत ज्यादा, और वो सही भी नहीं लगेगा। तो फिर हम डिफेंसिव खेलने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम तैयार नहीं है, क्योंकि उस तरीके से हम रन बनाते ही नहीं है। आई मीन इंडिया इज डेफिनेटली मिसिंग चेतेश्वर पुजारा, क्योंकि अगर आप यशस्वी को देखें, बहुत होनहार बच्चा है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत प्रॉमिसिंग है, मेरे तो दिल के बहुत अजीज है। पर इस तरीके से आउट होते हमने उनको पहले देखा है यार। वो जोर से बैट मारते हैं, वो इतनी जोर से नहीं लगेगा नई गेंद से पहले दिन तो यार। देवदत्त पाटिकल भी मतलब वो ढूंढ रहे थे गेंद, वो भी आउट हो जाते हैं। मतलब ऐसे
थोड़ा सा और लड़ के झगड़ के भिड़ कर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जिसके लिए अनफॉर्चुनेटली ये टीम अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इंडियन टीम इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन, लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। ध्रुव जुरेल के मतलब 3-4 टेस्ट मैच हैं, वो पार्टिकल के मात्र 2 टेस्ट मैच है। यशस्वी जायसवाल जरूर अभी भी एक सीजन खेल गए पर युवा ही हैं। अब वाशिंगटन सुंदर 5 टेस्ट मैच, नीतीश कुमार रेड्डी डेब्यू, हर्षित राणा डेब्यू, ये बहुत युवा टीम है यार। तो विन द टॉस, बैट फर्स्ट, इन माय ओपिनियन इवन नाउ एंड देन वाज द राइट थिंग टू डू। तो वो तो ठीक किया जसप्रीत बुमराह ने। सवाल जो आएगा अब यही आने वाला है, दिस इज द बिग 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 क्वेश्चन, डिड विराट कोहली लुक नर्वस फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया? आई डोंट थिंक नर्वस इज द राइट वे टू डिस्क्राइब, कि मैं ये नहीं कहूंगा कि नर्वस थे, क्योंकि नर्वस इज, आई डोंट नो यार, बट फिजिटी थे। फिजिटी क्यों थे? क्योंकि द थिंग्स दैट वी नोटिस्ड, पहली बात तो क्रीज के बाहर खड़े थे, जो पहली बार नहीं खड़े हुए, पहले भी खड़े होते थे, ऐसे उन्होंने रन्स भी बनाए हैं, पर ऑन अ बाउंसी पिच इन पर्थ यू गोइंग थ्रू अ बैड फेज, इज दैट द राइट अप्रोच? अगेन क्योंकि विराट कोहली हैं, हम उनको वो अलाउंस जरूर देंगे कि आप डिसाइड करो यार, यू दैट ग्रेट अ प्लेयर, यू नो व्हाट टू डू। तो हम तो भाई बाद में सिर्फ टिप्पणी कर सकते हैं। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ऑलराइट, बट उसके साथ कुछ और भी कर रहे थे। पहले तो बाहर खड़े हुए, ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप पे खड़े होने शुरू हो चुके हैं, वो मिडिल ऑफ पे खड़े हैं, उनका जो इनिशियल जो स्टांस है। उसके बाद ही इज मूविंग अगेन थ्रू टुवर्ड्स द ऑफ साइड। तो अगर आप वो और ऑफ साइड की तरफ चले गए तो जो पहले तो ऑफ स्टंप की बाहर की जो गेंदें सारी खेलनी पड़ जाएंगी, मजबूरी होगी आपकी। और दूसरा, फ्रंट फुट पे जो कमिटमेंट है वो इन पिचेस पे चल जाता, अगर उन गेंदों को आप छोड़ पा रहे हो तो। क्योंकि बॉलर क्या करता है पता चल जाता है, थोड़ा सा और शॉट डालता है। बाउंस में ऑफ कोर्स दोनों में बहुत फर्क है। जैसे अगर सेम पिच जो है, अगर वो वानखेड़े में पिच होती है तो 58 सेंटीमीटर बाउंस करती है, लेकिन अगर यही पर्थ में होती है तो वो 69 सेंटीमीटर होती है, तो लगभग 11 सेंटीमीटर का फर्क आ जाता है अगर आप बाउंस में देखें सेम स्पॉट से। तो ऐसे में आप फ्रंट फुट पे अगर गए हैं तो आप यू नीड टू ड्रॉप योर हैंड्स यार, कि आप गेंद को जाने दो। मतलब कि ठीक है, कमिटमेंट है मेरी, पर मैं अब बैक फुट से गेंद को नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं करूंगा। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइड द बाउंस, क्योंकि आप बाउंस को राइड कर ही नहीं सकते हैं। दैट इज द रियलिटी। तो जो हमने देखा है विराट कोहली के साथ, कि ये कोशिश तो कर रहे हैं कुछ अलग करने की, पर ही इज नॉट लुकिंग द सेम विराट कोहली विद द सेम काइंड ऑफ ऑरा, द कॉन्फिडेंस, द मतलब मेहनत पूरी कर रहा होगा बंदा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इनकी मेहनत का कोई कभी डाउट नहीं करता है। पर ऐसा पहली बार हुआ है 7 साल में कि लगातार 5 पारियों में 20 से कम रन्स बने हैं। तो ऑब्वियसली गोइंग थ्रू अ बैड पैच, एंड it looked like that as well. So yeah, it's not a great story. अभी हम थोड़ा सा मूव अवे करने वाले हैं, आर्चर और नेत्रवल्कर को ऐड कर दिया गया। अगेन सी ऑल इज नॉट डूम एंड ग्लूम, वैसे भी नहीं है, अभी तो मैच में थोड़ा सा आ गया बाय द वे। पर आर्चर इज अवेलेबल नाउ यार, आर्चर भी हैं और सौरभ नेत्रवल्कर भी हैं, नेत्रवल्कर अपने अमेरिकन, और जोफ्रा आर्चर। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जोफ्रा आर्चर ने पहले अपना नाम डाला था, वो बेस प्राइस 2 करोड़ का था, और फिर उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया था। तो उनका नाम तो पहले भी था, सिर्फ नाम उनका पहले भी था, बस शॉर्टलिस्टेड नहीं था। अब उन्होंने शॉर्टलिस्ट नहीं किया था तो उनका नाम उस सूची में नहीं था, लेकिन अब ऐड कर दिया गया। नाउ इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग जो इसमें जो गेम फंसा है वो ये है, आर्चर अगर वो पहले शॉर्टलिस्टेड होते तो मार्की 1, मार्की 2, मार्की 3 कहीं ना कहीं तो आई जाते शुरू में, फर्स्ट डे पट करके उनका नाम आ जाता और बहुत पैसे मिलते। लेकिन अब जब नाम आया है तो उनको वो 570, 576 ऐसे करके ऐड किया गया है। एक्सेलरेटेड ऑक्शन में नाम आएगा इनका, क्योंकि नॉर्मल रूटीन सर्विस में तो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं ऑक्शन। 100-125 के बाद फिर वो सबको कहते हैं चलो भाई अपनी एक्सेलरेटेड ऑक्शन में चलते हैं, अपने नाम आप दे दो। अब हम सबको बार-बार वी वोंट गेट देम अंडर द हैमर। सो जोफ्रा आर्चर इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, एंड इट विल बी अ टैक्टिकल पुल एज वेल, क्योंकि इतना लेट नाम आने वाला है कि कोई टीम हो सकती है पैसे बचा के रखे हो कि चलो ठीक है अब जोफ्रा आएंगे तो इनके लिए हमने 8-10 करोड़ साइड में रखे हुए हैं। पर सो द ऑक्शन डायनामिक्स चेंज क्वाइट अ बिट। तो इनको शायद, मुझे तो लगता है इनको अभी भी पैसे अच्छे मिलेंगे, ये 6-7 करोड़ रुपए अभी भी लेकर जाएंगे, पर इनका नाम पहले दिन नहीं आएगा, इनका नाम आएगा दूसरे दिन एज एन एक्सेलरेटेड ऑक्शन। सो जोफ्रा आर्चर आ गए हैं और साथ में होंगे सौरभ नेत्रवल्कर। ओके, लेट मी जस्ट से दिस, आई एम नॉट 100% कि नेत्रवल्कर को आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर मिल जाए तो इट्स अ गुड थिंग यार, मिल जाए तो वी आर ऑल हैप्पी। पर देखो है इंडियन, पर यूएस के है ना, तो यूएस ओवरसीज से कंटिजेंट एक कोटा चला जाता है। सो आई थिंक नेत्रवल्कर माइट नॉट गेट इट, बट जोफ्रा आर्चर पैसे कमाने वाले हैं गुरुजी 100%। नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू मूव टू आईपीएल डेट्स आर बीइंग अनाउंस। ये पिछले अगले 3 सीजन के लिए हो गई हैं, और मजेदार बात बताता हूं आपको, पहली बार हुआ है कि 3 सीजन की डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। इट्स अ लॉन्ग आईपीएल,
14, 15, 14 मई को, मार्च को ही शुरू होने वाली है। अब तीनों साल जो है वो इन्हीं डेट्स में शुरू होगी। इस साल थोड़ी जल्दी खत्म हो रही है, 25th ऑफ मई पे खत्म हो जाएगी। कारण क्या है कि WTC का फाइनल था, पर अब तो हम शायद पहुंचेंगे, पता नहीं पहुंचेंगे, आई डोंट नो। पर उसके लिए गैप रखने के लिए थोड़ा जल्दी खत्म कर दी गई है। अगले साल 31 मई को खत्म होगी, उससे अगले साल 30 मई को खत्म होगी। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ, इस विंडो में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, ये सब लोग अवेलेबल हैं। Nobody is playing anything anywhere. So that is an interesting one, कि ये जो डेट्स हैं ऑफ कोर्स लंबी हैं, यानी कि 14 मई से, अगर 14 मार्च से अगर 25 मई तक चल रहे हैं, 74 मैचेस नहीं बढ़े हैं, यानी कि डबल हेडर्स होंगे बहुत कम, सिंगल मैच डेज बहुत सारे होंगे। एंड दैट प्लीजेस मी, क्योंकि नहीं तो ना डबल हेडर में ना गले की ना वाट लग जाती है यार, ऑनेस्टली। वैसे आज के लिए #आकाशवाणी पे इतना ही है। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि कैसा लगा आपको आज का शो।